फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जो क्लास 11th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लेक्चर में जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बोले या फिर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स बोले, इसको पूरा रूप से कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल सब कुछ निपटा लिए। आज जो है हमारा, अगर आप मोटा मोटी सिलेबस के बेसिस पर चलोगे तो आखिरी टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन का, या इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक हो जाता है जो जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसको भी देख लेंगे, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, या हम सिंपल शब्द में बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक, आराम से डिटेल तरीका से समझेंगे क्या है, कैसे है, क्यों। पहले आज जो है हम लोग थ्योरी निपटाएंगे सारा सब कुछ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको न्यूमेरिकल्स पे मिलेगा। जैसे कि आप देखते भी, ये बेहतर से बेहतर लेवल का सवाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसको समझते हैं, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसको समझते हैं। समझिएगा बात को कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या बोल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, हमेशा जो अर्थ का फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव नहीं होता, वरना हम आप उड़ने लग जाएंगे, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से, दैट पार्टिकुलर फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दैट्स इट। क्या बोले सर, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। खत्म बात। अच्छा, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है, समझिएगा बात को ध्यान से, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल टर्म में हम उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप जानते होंगे 9.8 या 10 हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो जो समझे उसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहे। देखिए, सबसे पहला बात क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडीज, या फिर हम सिंपली ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्या कि सर वो अट्रैक्शन फोर्स जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींचता है, दैट पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, और इस फोर्स के वजह से जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखते हैं एन acceleration produced due to force of gravity is called as an acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, दूसरा बात, अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटी को हम लोग सिंपल टर्म में क्या होता है, आई मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिंपली हम लोग क्या होता है, जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, जी। दैट्स इट। अभी तक हम लोग बस दो बात समझे। सबसे पहला बात क्या होता है सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, अट्रैक्शन, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने के लिए। उस पार्टिकुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद आता है मुद्दा क्या कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से अगर जिस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस पार्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम इसको सिंपल टर्म में जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक,
चलिए इतना बात जो बोले उतना बात लिखा है, आगे छोड़ो, दूसरा बात समझिएगा बात को। चाहे अगर आप मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि आपको एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नहीं मान के चलना, मतलब हवा का पार्टिकल्स जो है किसी, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम गिरा रहे हैं तो हवा का पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाना। आप जब एयर रेजिस्टेंस को मान के चलते हैं कि लग ही नहीं रहा है, नेग्लेक्ट, या आप समझिए कि आप वैक्यूम टाइप का सिचुएशन है, तब आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसका मास कुछ भी हो, चाहे उसका वजन कुछ भी हो, चाहे उसका कंपोजिशन कुछ भी हो, चाहे उसका साइज कैसा भी हो, अगर हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर हम किसमें खास करके जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे और उसको हम एक साथ ड्रॉप करेंगे तो वो दोनों जमीन पे एक साथ गिरेगा। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोलेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक, इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इट्स वेट्स, इट्स कंपोजिशन फॉल अंडर ग्रेविटी विथ सेम एक्सेलरेशन। ठीक, तो लिखते हैं, देखिएगा, इन absence of air resistance, in absence of air resistance, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं, इस बात को अब्सेंस मान के चल रहे हैं क्या, कि एयर रेजिस्टेंस जो है, हवा का जो पार्टिकल है, आपका ऑब्जेक्ट जब गिर रहा था तो हवा का पार्टिकल उस पर फोर्स नहीं लगा रहा था, मतलब एक वैक्यूम टाइप का सिचुएशन मानिए। अगर फोर्स लगेगा तो हो सकता है इसको ऐसे लेकर चल जाए, फिर ऐसे लेकर जाए। मान लीजिए अगर हम मार्कर को गिरा रहे हैं तो ऐसे गिर जाएगा, डायरेक्ट हो सकता है। अगर हम पेपर को गिराएंगे तो पेपर को क्या करेगा, हवा ऐसे 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 डुलाते डुलाते ले जाएगा। तो हम इस वजह से बोल रहे हैं कि आपको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। क्लियर है? तो इन अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक, ऑल दी बॉडीज, दुनिया में जितना बॉडीज है, ऑल दी बॉडीज irrespective of size, weight, composition, etc. fall under same acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम ये समझाए नहीं है कि क्यों गिरेगा, ऐसा है ना, अभी थोड़ा देर में आपको क्लिक हो जाएगा कि क्यों गिरेगा, अभी समझा देंगे आपको। क्या बोले हम कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को मान के चल रहे हैं कि एयर पार्टिकल्स, मेरा जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से, उस पर धक्का नहीं मार रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा है, तो कोई भी बॉडी हो, चाहे उसका साइज कैसा भी हो, चाहे उसका वजन कैसा भी हो, चाहे उसका कंपोजिशन कैसा भी हो, दैट डजंट मैटर, सारा का सारा बॉडी जो है वो फॉल करेगा किससे, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। इतना बात समझ में आ गया? सारा का सारा बॉडी जो फॉल करेगा किसके अंदर में, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में। और अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में फॉल करता है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ पृथ्वी के प्रभाव में फॉल करता और दूसरा कुछ भी उसके ऊपर में इफेक्ट नहीं लग रहा होता है, तो उस पार्टिकुलर फॉलिंग को ही हम लोग नाम दे देते हैं फ्री फॉल। क्लियर है? तो हम इस बात को लास्टली लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, देखिएगा, द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्मॉल एल्टीट्यूड लेट्स से एस लेस देन आर। इस बात को भी समझाएंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फॉल कर रहा है, भाई पृथ्वी है, पृथ्वी का थोड़ा ऊपर से, बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर से फॉल, जब तक पृथ्वी का प्रभाव जाना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रभाव जाना चाहिए, तब तक का बात कर रहे हैं। कुछ हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब कुछ हाइट पर से गिरा रहा है, और हाइट जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी छोटा है। हाइट जो है, इस बात का मतलब है हाइट जो है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी छोटा है, तो उस ऑब्जेक्ट का फॉल होना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। यही बात लिख रहे हैं, द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्मॉल एल्टीट्यूड h लेस देन r अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज
कॉल्ड एज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या बोले हम? ये बोले सर किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना धरती पर, अर्थ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर गिरना सिर्फ का सिर्फ अर्थ के प्रभाव के वजह से, या सिर्फ का सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और कुछ भी दूसरा एक्ट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट का गिरना ओनली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। बात समझ में आ गया? मतलब जैसे आपको ऊपर में खड़ा कर दी और छोड़ दी और आप गिर गए। आप क्यों गिरे? क्या कि अर्थ आपको अपनी तरफ खींचा तब तो आप गिरे। तो आपका गिरना अर्थ की तरफ ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा लग रहा, आपको खींच करके नीचे गिराया, और एयर रेजिस्टेंस वगैरह को आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का गिरना इज नोन एज फ्री फॉल। इतना सिंपल सा शब्द में आपको हम बता रहे हैं क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना सिर्फ अर्थ के प्रभाव में, मतलब अर्थ का ग्रेविटी के प्रभाव में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं फ्री फॉल। सिंपल बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर से एक बार डिटेल बताएं। सबसे पहला बात हम लोग क्या सीखे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब होता है सर वो अट्रैक्टिव फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दैट्स इट। ठीक। अब उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग सिंपली जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था, दैट्स आउट। दूसरा पॉइंट था क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसका साइज कैसा हो, चाहे उसका वेट कैसा हो, चाहे उसका कंपोजिशन कैसा हो, दैट डजंट मैटर, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं कि तो सब का सब ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में गिरेगा। अभी थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऑब्जेक्ट का मास क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, इस सब बात को लेकर सब बात समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है कि फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल में बस हम एक ही बात समझे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के प्रभाव के अंदर में गिरना या किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ या अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। दैट्स इट। ठीक। तो आप इस बात को नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू फ्री फॉल को समझने की कोशिश करेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो भी कंक्लूजन आएगा उसको हम लोग याद रखेंगे, जिससे कि आगे जो हमारा न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा उसको हम बड़ा इजीली से डील कर पाए। ठीक। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो पढ़े हैं उसी को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। मान लीजिए क्या कि सर मान लीजिए ये हमारे पास हमारा अर्थ है, ये हमारे पास हमारा अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। ठीक। अर्थ का मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और लेट से कि ये हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को नियर द सरफेस ऑफ अर्थ से गिराया गया है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ से गिराया गया है, या आप सिंपली समझ जाओ कि यहां से लेट से डिस्टेंस h है, h हाइट ऊपर से अर्थ से गिराया गया है। ठीक। अर्थ का सेंटर पर इसको गिरना है। समझिएगा बात को। हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। ठीक। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से उसका मास स्मॉल एम है और उसको h हाइट पर से गिराया गया है और h हाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ही ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम उतना ऊपर है जितना अर्थ का ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, उतना ऊपर है। ठीक। और उसको गिराया गया है तो आपको पता है कि जब अर्थ ये ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक। और वो फोर्स क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अभी तुरंत आपको लिखा है कि सर किसी भी बॉडीज को जब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट मींस दैट कि उस फोर्स को, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। या आप सिंपली समझो सर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की सेंटर की तरफ या अर्थ पर गिरना इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सॉरी ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है बात? तो ये गिरना शुरू किया, गिरते गया गिरते गया गिरते गया और अर्थ के सेंटर पर आ गया। ठीक। आपको पता है कि सर यहां से यहां तक तो डिस्टेंस वैसे भी आर होगा, काहे कि सेम टाइप का सर्कल है तो ये रेडियस तो ये रेडियस। ठीक।
तो हम आपसे पूछ रहे हैं जब ये गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। लेट्स से हम मान रहे हैं अपने तरफ से कि एक्सेलरेशन जी है नीचे की तरफ, काहे कि इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, गिर नीचे की तरफ रहा है, फोर्स भी नीचे की तरफ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तो हम इसी को लिखना चाहते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। हम आपसे पूछेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप बोलिएगा सर क्लास 9th में हम पढ़े हैं, क्या बोलेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट, लेट से उसका मास m है, हम पहले मान के चले हैं। m2 जो खींच रहा है कौन सा है, अर्थ, तो उसका मास कैपिटल M बटे का आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे सर, डिस्टेंस तो यहां से यहां तक h और यहां से यहां तक r, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अर्थ था m मास का, r रेडियस का, और छोटा m का जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको हम अर्थ के प्रभाव में, मतलब ग्रेविटी के प्रभाव में गिरा दिए और ये अर्थ के सेंटर पर आकर टकरा गया, गिर गया। ठीक, तो ये चीज मिला। अब हमको पता है क्या कि सिंस r इज बहुत बहुत ज्यादा देन r, ठीक है, चूंकि h जो है बहुत छोटा है r से, यहां पर हम ऐसे लिख भी देते हैं कि हमारा जो h है वो बहुत छोटा है r से, मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत नजदीक से ऑब्जेक्ट को गिराए हैं। तो आप हमको बताओ, अगर ये r हमारा 1 करोड़ है और h हमारा 0.1 है, हम क्या बोल रहे हैं, ये r हमारा 1 करोड़ है और h हमारा 0.1 है, तो 1 करोड़ में 0.1 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर आप जबरदस्ती बात को पकड़ लोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वैसे आप मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसा ही कहना हो गया कि समुद्र में से एक लोटा या एक गिलास पानी हम निकाल लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है समुद्र को। सिमिलरली वही बात है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर r प्लस h को हम अप्रोक्सीमेटली r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बात का यूज करते हुए हम लोग लिखते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r प्लस h का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बराबर, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्लास 9th में भी ये बात पढ़े होंगे कि सर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात। और उसको जब हम डिराइव करते हैं तो डिराइव करके हमको एक कंक्लूजन मिलता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास, जिस पर फोर्स लग रहा है। इस सिचुएशन में ये हमारा फोर्स है, तो हम एक तो ये चीज आया और इसको हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। किसका मास, जिस पर फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो मास तो m मान लिए, एक्सेलरेशन हम अपने मान से माने हैं g, तो लो इसको m इंटू जी लिख दिए। इतना बात समझ में आ गया। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि m से m तो गया, m से m गया, तो यहां से जो g आया हमारा, g आ गया जी m बाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारा जी m बाई आर स्क्वायर है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा है, आपको पता होगा वरना आपके एग्जाम में दिया ही रहता है, चिंता करने वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m क्या है सर? m है हमारा मास ऑफ अर्थ, और r क्या है सर? r है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बड़ा जबरदस्त कंक्लूजन हमको मिला क्या, कि सर ये जो हमारा g है, ये g किसी भी रूप से ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप देखो ऑब्जेक्ट का मास तो कट गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार देख लूं कुछ कट वगैरह भी रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका गिर रहा है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ले लो, हम गिर जाए, आप गिर जाए, आपका दोस्त गिर जाए, या जो भी गिर जाए, घर गिर जाए, छत गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही गिरेगा। इस बात का ये मतलब है। ठीक, और अगर हम जी का वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा जी का वैल्यू, अगर हम आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं जी का, अगर हम वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो जी का वैल्यू होता है
अप्रोक्सीमेटली आपको जो जी का वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली आई थिंक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम डायरेक्टली, हमको पता है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नथिंग बट एक्सेलरेशन है, चूंकि एक्सेलरेशन है तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहे हैं। या एक और बात बोला जाता है कि जी का वैल्यू क्या होता है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 बात आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता रहेगा तो आपका पेपर वाला आपको पेपर में दिया रहेगा। अच्छा, जी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पता हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे का केजी स्क्वायर इनटू का केजी बटे का मीटर स्क्वायर, तो आप काटोगे तो वापस से आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करने की आवश्यकता। या आपको आ जाएगा क्या, न्यूटन बटे का केजी, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। पूरा बात का क्या मतलब था, हम बस इतना बताना चाहते थे कि क्या कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट का गिरना अर्थ के सेंटर की तरफ या अर्थ के तरफ ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। और जब वो ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, कहे कि सिर्फ अर्थ का हम फोर्स का मतलब सिर्फ अर्थ का फोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से वो जो गिर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। और वो जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि कितना वजन का ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सब का सब ऑब्जेक्ट, हम आपको सेकंड पॉइंट में यही बात लिखाए थे कि साइज कंपोजिशन कुछ से मतलब नहीं है, वो सारा का सारा चीज डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट आप पर फोर्स लगा रहा है। अगर मून पर लग रहा है तो मून का बात करेंगे, मून का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या मास रेडियस सब मून का देखेंगे। या फिर अगर हम अर्थ का बात कर रहे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी होता है, जो भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब था। मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो गिर रहा उसका मास से कोई मतलब है नहीं है। कहने का मतलब अगर आप अपना समझो इस बात को कि 5 केजी का ऑब्जेक्ट है और 55 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो आपको अगर दोनों ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे अलग अलग तो हमारा जी का वैल्यू जो है दोनों के लिए सेम आएगा। बस यही हम समझाना चाह रहे थे और कुछ नहीं समझाना चाह रहे थे। जो बहुत बेसिक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमारा एम था उस पर जी कहीं भी रूप से डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये बात हम बताना चाह रहे थे। इतना बात समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस केस स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल्स ही है ये, लेकिन हम इसको केस बना करके करवा रहे हैं। क्यों, कहे कि हम चाहते हैं ये सब डेटा को आप एज इट इज याद रखें। इसलिए याद रखें कहे कि आप देखोगे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप करोगे, आप इसमें इस डेटा को अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो तो आई डोंट थिंक कि पेन चलाना भी पड़ता। आपको बिना पेन चलाने आप आंसर को टिक मार देते, लेकिन कुछ कुछ आंसर ठीक समझते हैं, दिमाग से लगाते हैं क्या है कैसे है। कंडीशन क्या है, पहला केस हम लोग क्या लिए हैं, सबसे पहले तो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं और उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को मान के चलेंगे नेग्लेक्टेड है। मतलब हवा का प्रभाव जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को नहीं बदलेगा, इतना हम मान के चलेंगे नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस का प्रभाव को मानेंगे नहीं। ठीक, दूसरा बात आएंगे क्या कि अगर हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप कर दिए कुछ हाइट पर से, ठीक, कुछ हाइट पर से किसी बॉडी को ड्रॉप किए और शर्त यह है कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिए हैं कुछ हाइट पर से, तब क्या क्या होगा सब बात को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड है और ये हमारे पास एक प्यारा सा टावर है, ठीक, और इस टावर पर से एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज किए हैं, मतलब हम नीचे की तरफ गिराए हैं और रिलीज किए तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो आएगा 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 और जमीन पे टकराएगा, और जमीन पे टकराएगा तो लेट से भी वेलोसिटी से टकराया है। क्या हम बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम रिलीज किए हैं, कब, t बराबर 0 पे रिलीज किए हैं और t बराबर यहाँ T बराबर कैपिटल T पे वो जमीन पे टकरा रहा है, ठीक, और जब वो जमीन पे टकरा रहा है तो भी वेलोसिटी से टकरा रहा है, ठीक। अच्छा, एक बात और दिया हुआ है आपके पास क्या कि जो टावर का हाइट है, ये जो टावर का हाइट है बाबू ये h मान लो,
क्लियर है बात। आपके पास टावर का हाइट h दिया हुआ है, h हाइट का टावर पर से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज किए हैं। जब रिलीज किए इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, t बराबर 0 पे रिलीज किए और आया 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 नीचे आके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आया और v वेलोसिटी से टकरा गया जमीन पे। तो पहला काम निकालना है आपको क्या, कि कितना समय लिया होगा जमीन पर टकराने में, मतलब ये कैपिटल T निकालना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहला काम है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन कैपिटल T से लिख रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा इतना मतलब है कि पूरा जर्नी को करने में कितना समय लगा, या आप इस पार्टिकुलर सवाल में ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या सिंपल मतलब में समझिए पूरा जर्नी को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर है। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए हम हमेशा इस तरह का सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब एक बात तो है कि सर वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, इवन पार्टिकल वहां से यहां आया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा। जैसे ही हम मान लेंगे तब हम फ्री हो जाएंगे। मान लेते हैं लेट्स से कि हमारा नीचे का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और ऊपर का डायरेक्शन जो है निगेटिव है। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक, हम मान लिए नीचे की तरफ सब कुछ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ सब कुछ निगेटिव। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी कितना लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है और जी लग रहा है, यहाँ भी जी, 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 सब जगह जी। ठीक, और किधर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर है बात। अच्छा, अगर छोटा मोटा बात आपको हम बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मेरा बच्चा बोलेगा 0। अच्छा, आपसे अगर हम पूछेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलिएगा सर h है नीचे की तरफ। देखो h डिस्प्लेसमेंट हुआ है और नीचे की तरफ मतलब प्लस का h। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे छोटा मोटा बात कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलेगा सर एक्सेलरेशन जो है वो g है और नीचे की तरफ है, इसका मतलब प्लस का g है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। s कितना है सर, प्लस h, तो h लिखो, ये h है, h चला है तो h लिखो, बराबर u कितना है 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कैपिटल T। कितना समय लगा यहां से यहां आने में, कैपिटल T। ठीक, चलिए आगे, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर, प्लस का g इंटू का t स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमको समझ में आ गया h बराबर क्या आ गया सर, हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ये g नहीं ये t स्क्वायर, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इस बात को तो आपको पहले नोट डाउन करना ही है, इस पर कुछ सवाल आएगा जो आपको हम बताएंगे। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा आपसे अगर t पूछा जाए तो t को आप क्या लिख सकते हैं, t को आप लिख सकते हैं t बराबर अंडर रूट में 2h बाई जी। t बराबर देखिएगा 2 इंटू एच, 2h, g नीचे आ गया, 2h बाई डी स्क्वायर था तो मार दिए दोनों तरफ अंडर रूट, तो स्क्वायर गायब हो गया तो अंडर रूट में आ गया। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है सर, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है अंडर रूट में 2h बाई जी। अब समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज के बाद जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया होगा ऊपर से नीचे की तरफ, लेट से h हाइट से रिलीज किया गया होगा उस ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रभाव में गिर रहा होगा, तो उसको जमीन पर आने में कितना समय लगेगा, जमीन पर आने में समय लगेगा अंडर रूट में 2h बाई जी। इस बात को थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करके रखिए। हम जानते हैं पहला बार अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करते हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किए हो और वो h हाइट आया है t टाइम में, तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, अंडर रूट में 2h बाई जी। दैट्स इट। क्लियर है बात। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ बात हम करना चाहते हैं।
h बराबर हाफ टी स्क्वायर। ये जो हमको है इसमें मेरा काम हो गया। हम क्या बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करोगे h हाइट पर से तो उसको कितना समय लगेगा नीचे आने में, नीचे आने में जो समय लगेगा उसको आपको डायरेक्टली याद रखना, अंडर रूट में 2h/g, दैट्स इट, हाइट के फॉर्म में अंडर रूट में 2h/g। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाफ जी टी स्क्वायर है मेरा बात। हाफ जी टी स्क्वायर का अगर हम कहानी करेंगे तो आप देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे, यहां हम इसको लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो हम आपसे अगर पूछेंगे कि t बराबर 1 सेकेंड में कितना चले, आप तो बोलिएगा सर g/2, 1/2 मतलब g/2, बढ़िया बात है। t बराबर 2 सेकेंड में कितना चले, तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट 2 का स्क्वायर 4/2 2g। ठीक, बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे t बराबर 3 में कितना चले, तो आप बोलिएगा सर 9gt स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा बात, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ऐसे दिमाग में रखना है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय ये जो हमारा बॉल है इन टाइम t, 2t, 3t, 4t is in the ratio of क्या, 1 स्क्वायर, रेशियो ऑफ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एक्सेट्रा। कहने का मतलब पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। इस सवाल एज इट इज आया है आपके पेपर में, अगर आपको याद रहेगा तो सेकंड भी नहीं लगेगा। इस सवाल आया हुआ है, वही हम आपको करा रहे हैं। हम सवाल क्या था कि बताओ टी टाइम में इस तरह का सिचुएशन था, टी टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम, 4t टाइम में आपका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, उसका रेशियो क्या है। तो टी टाइम में इसका कितना रेशियो हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर हम टी टाइम में अगर हम सोचेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा हम थोड़ा फिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। टी टाइम में क्या लिख सकते हैं सर, हाफ जी टी स्क्वायर। बढ़िया। अगर 2t टाइम में बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर हाफ जी 4t स्क्वायर। बढ़िया बात है। अगर 3t टाइम में बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर हाफ जी, टी की जगह 3t रखोगे 9t स्क्वायर। अगर 4t टाइम में बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर हाफ जी 16t स्क्वायर। सबको डिवाइड करना शुरू किया तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर चला गया। क्लियर है, गायब कर रहे हैं, जो चला गया उसको गायब कर रहे हैं। हाफ जी टी स्क्वायर को गायब किए, हाफ जी टी स्क्वायर को गायब किए, 9 बचा यहाँ पर। हाफ जी टी स्क्वायर को गायब किए, 4 बचा यहाँ पर। हाफ जी टी स्क्वायर को गायब किए, 1 बचा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन टाइम t, 2t, 3t, 4t किस रेशियो में आ रहा है। रेशियो इंपॉर्टेंट है, किस रेशियो में आ रहा है सर, वो रेशियो आ रहा है 1, 4, 9, 16। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगला 5 सेकंड में कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, 6 सेकंड में 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो इतना बात का है, याद रखो, सिंपली याद रखो कि इस तरह का सिचुएशन में जो हमारा पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा t, 2t, 3t, 4t, 5t, 7t, nt में क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बात को आप याद रखना, आगे हम और यूज करेंगे, है ना। लेकिन ये सवाल एज इट इज आपके एग्जाम में आया हुआ स्टेटमेंट बन के, तो इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है बात। हम सिंपल टर्म में बोल दिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन टाइम t, 2t, 3t क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पूरा बात का एक बात कि स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। फंडा समझ में आ गया। तो ये पहला बात था जो हम आपको बताना चाहते थे। तो आप इस दोनों बात को नोट कर लीजिए। पूरा सिचुएशन में 2 बात सीखे। सबसे पहला बात क्या सीखे, देखिए आप मेरे को छोड़िए पीछे का चीज। सबसे पहला बात क्या सीखे कि सर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर से रिलीज कर दिया गया है तो उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट में 2h/d।
दिमाग में सेट करके रखना है। दूसरा बात कि सर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर से रिलीज कर दिया गया है तो उसका t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में, 4t टाइम में, सो ऑन, इस टाइम में डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो हम बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कहने का मतलब स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आपका रेशियो होगा। इतना बात समझ में आ गया? अब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा बात समझते हैं। तो पहला बात हमको समझ में आ गया कि सर ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट में 2h/g, और हाइट के बेसिस पर भी बात को समझना था जो हम समझ रही। दूसरा बात, इस v का क्या वैल्यू होगा? कहने का मतलब क्या है कि सवाल अगर आपके पास आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, वेलोसिटी व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, strikes the ground। कहने का मतलब यह है कि आपको वो वेलोसिटी बताना है जो इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे धक्का मारा है, ये भी को निकालना है। ये तो बच्चा वाला काम है सर, आपको u पता है, a पता है, t भी अब आपको पता चल गया है, अब ही निकालना है, तो बच्चा वाला काम है। करते हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए कर रहे हैं। देखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस का a इंटू टी। हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। या एक काम करते हैं कि टाइम को क्यों इस्तेमाल करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, u को 0 मान लो, a आपको g पता है और t का वैल्यू लिख लो, आप उससे भी आ जाएगा। हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। देखिएगा, टाइम के फॉर्म में हम नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि हमको टाइम दे ले नहीं है तब निकालो, तो हम ऐसे कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्लियर है? अच्छा, v कितना है नहीं पता, निकालेंगे। v स्क्वायर बराबर u कितना है सर? अरे सर u तो 0 है, काहे कि ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया तो ये 0। 2 इंटू a कितना है सर? नीचे की तरफ पॉजिटिव मतलब प्लस का g। अच्छा, s कितना है सर? नीचे की तरफ h हाइट आया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस h। ठीक, प्लस 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 हो गया तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं v बराबर में अंडर रूट में 2gh। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को धक्का मारेगा? अंडर रूट में 2gh। दो बात फिर से, पहला बात क्या कि कितना समय लगेगा जमीन पर आने में? अंडर रूट में 2h/g। ठीक, किस वेलोसिटी से जमीन पर वो धक्का मारेगा इस सिचुएशन में? तो अंडर रूट में 2gh। ठीक, अगर टाइम के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप टाइम के फॉर्म में भी कर लीजिएगा, v बराबर यू प्लस का at। a पता है, t पहले निकाल चुके अंडर रूट में 2h/g, उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा तो वापस से यही सेम आंसर आ जाएगा, वापस से आंसर यही सेम आ जाएगा। कर भी देते हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम कर भी देते हैं। v बराबर u प्लस का a इंटू टी। बस सिखाना पर्पस है कि आपको देख रहे हैं कि अगर आपको याद भी ना रहे, ये चीज याद रहेगा तो आपका समय बचेगा, अगर याद ना भी रहे तो आप देख रहे हैं कि सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किए। चलिए यहां पर u तो हमारा 0। अच्छा, v बराबर एक्सेलरेशन g, टाइम क्या है? अंडर रूट में 2h/g। बढ़िया बात है। इस g को क्या लिख रहे हैं सर? इस g को हम लिख रहे हैं रूट अंडर g इंटू का रूट अंडर जी, लिख सकते हैं g को। ठीक, एगो रूट अंडर से एगो रूट अंडर गया तो v बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2gh। दैट्स इट, इतना ही बात था। तो आप ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, जो आपको ठीक लगता है। ठीक, हम एक को मिटा रहे हैं, इनको कुछ बात और बताना है। चलिए, एक आखिरी बात इस पॉइंट में देखिएगा, ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये स्टेटमेंट जो अब आपको करा रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी सवाल के फॉर्म में आया है। स्टेटमेंट क्या है? तीसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन nth सेकेंड। n सेकेंड नहीं बोल रहे हैं हम, एक बार देख ले, कुछ कट भी रहा है। n सेकेंड नहीं बोल रहे हैं हम आपसे बोल रहे हैं nth सेकेंड में। तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन n सेकेंड। सर n सेकेंड का तो सिंपल फॉर्मूला याद किए हैं, या आप sn माइनस का sn-1 भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के बेसिस पर कुछ बात हम बताना चाहते हैं। आपको पता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखते हैं। sn क्या होता है?
एस एन होता है आपको क्या, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। बाबू जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए हैं इसमें ये सब बात बताए हुए हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है, एस nth, मतलब nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक, तो s तो h है, तो हम लिख रहे हैं एच एन बराबर u तो 0 हो गया, तो 0 प्लस का ए जी है, g बाई टू इंटू 2n-1। यहां से मिल गया क्या सर, एच एन बराबर g बाई टू इंटू 2n-1। अब यहां से एक प्यारा स्टेटमेंट जनरेट होगा, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, डॉट 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 इज इन द रेशियो ऑफ, किसके रेशियो में होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड पर, 1th सेकेंड पर बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट अभी बताते हैं, इसमें पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा आई थिंक g बाई टू 2 माइनस का 1 1, g बाई टू हो गया पहला सेकेंड पर, बढ़िया। फर्स्ट सेकेंड पर आपको 1 हो गया, दूसरा सेकेंड पर तो आप बोलिएगा सर n बराबर 2 पुट करना है, तो g बाई टू इंटू 2 जा 4 माइनस का 1, 3g बाई टू हो गया। क्लियर है, हम इसको सिंपली लिख देते हैं 3g बाई टू, 3g बाई टू। थोड़ा सा आप समझिएगा बात को। अच्छा, t बराबर 3 सेकेंड पे पूछा गया है, थर्ड सेकेंड पे, तो हम बोलेंगे 3 इंटू 2 माइनस का 1, मतलब क्या करेंगे हम 5g बाई टू। ठीक, अब n बराबर 3 पुट कीजिएगा, 5g बाई टू आ जाएगा। वही अगर हम आपसे चौथा सेकेंड पे पूछ दिए, चौथमा सेकेंड पे पूछ दिए, तो 4 इंटू 2 माइनस का ये हो जाएगा आई थिंक कितना, 4 2 जा 8 माइनस का 1, 7g बाई टू आ गया ये। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि पहला सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, nth सेकेंड के लिए फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट g बाई टू चला है। ठीक, दूसरा सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 3g बाई टू चला है, तीसरा सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 5g बाई टू चला है, और चौथा सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 7g बाई टू चला है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। कभी 9g बाई टू, 11g बाई टू, 13g बाई टू, 15g बाई टू, इस तरह से आप करते चल सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि g बाई टू को गायब करो, लो भाई g बाई टू को गायब करते हैं, g बाई टू को गायब करो, कर रहे हैं g बाई टू को गायब, g बाई टू को गायब कर रहे हैं, g बाई टू को गायब कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो क्या रेशियो आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि सर रेशियो मिल रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33 35 37 39 41। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि आपको जो रेशियो मिलेगा अब nth सेकेंड में, n सेकेंड में नहीं, nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मिलेगा 1 3 5 7 9, कहने का मतलब ऑड इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। और ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, बात समझ पा रहे, कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 रखो, पहला सेकंड का आ जाएगा, n बराबर 2 रखो, दूसरा सेकंड का आ जाएगा, n बराबर 3 रखो, तीसरा सेकंड का आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि रेशियो 1 3 5 7 होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस तरह का सिचुएशन में nth सेकंड में कितना आएगा, इस इन द रेशियो ऑफ, हम लिख रहे हैं 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो सो ऑन चलते रहेगा, या हम बोल सकते हैं सिंपल शब्द में एग्जांपल ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। ठीक, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या था, स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स, nth सेकेंड, दोनों बात को समझिएगा। अगर हम बोल रहे हैं n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या था रेशियो, तो आप बोलिएगा सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स था। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1 3 5 7 9, इसका मतलब ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में आ रहा है। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर है।
तो ये केस हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है कि जब बॉडी को किसी हाइट पर से गिराएंगे, पूरा समराइज कर देते हैं जो आपको पढ़ाए हम। मेरा मार्कर गिर गया, उठा लेता हूं, फिर आपको समराइज कर देता हूं। हम ये बोले कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर से आप गिराओगे, रिलीज किए हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, तब आपसे पूछा जाएगा पहला बात क्या, कि आप हमको ये बताओ कि उसको कितना समय लगेगा नीचे आने में, या सिंपली बोल देगा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम बोलेंगे अंडर रूट में 2h/g, खत्म। ठीक। दूसरा बात कि ये बताओ आप हमको कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा टी टाइम में, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं सर, हाफ GT², यू तो 0 है, हाफ GT²। अच्छा, और वहां से हमको पता चला कि टी टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में, 4t टाइम में, 5t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, उसका रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या सिंपल शब्द में समझ लो क्या, सिंपल शब्द में इसका मतलब हो गया कि सर स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। सब बात को आप नोट्स में देखते रहिएगा। तीसरा बात पूछा जाएगा क्या, कि आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, या किस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो धक्का मारेगा ग्राउंड को, तो हम बोलेंगे v बराबर में अंडर रूट में 2gh, v बराबर अंडर रूट में 2gh। कैसे आ रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके ला रहे हैं। ठीक, v बराबर अंडर रूट में 2gh, और हम अपना आंसर लिख देंगे। अच्छा, आखिरी बात पूछेगा कि बताओ nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो हमको तो फॉर्मूला याद है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, g, u तो 0 हो गया, g/2, एक्सेलरेशन तो g था, g/2 इंटू 2n-1। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर 1357, कहने का मतलब ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में आएगा। ठीक, एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इसमें आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो, आपका समय बचेगा, वरना आप इसको सवाल के फॉर्म में ले सकते हो। ये सवाल था और सवाल को आपने सॉल्व किया है। ठीक, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में लगाना पड़ रहा है, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलो या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब कुछ हमको निकलते जा रहा है। ठीक, दूसरा केस था जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे, तो दूसरा केस को कवर करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए, दूसरा केस क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। दूसरा केस है कि जब आप बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे, मतलब सीधा ऐसे फेंक दिए हो, ठीक, और शर्त यह है कि आपके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उससे आप फेंके हो, तब आपसे जो छोटा मोटा बात पूछा जाएगा उसको हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कि हम क्या बोलते हैं, हम केस बनाते हैं कि ये हमारा ग्राउंड था और इस ग्राउंड पर से हम इस बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिए, तो क्या होगा, जाएगा 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 जाएगा, एक मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचेगा, उसके बाद वापस से क्या होगा, गिरेगा 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 गिरेगा, और जाके ये नीचे जमीन को लेट से कुछ वेलोसिटी से टक्कर मारेगा। स्वाभाविक सी बात है कि सर जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना है, सिंपल सी बात। बॉल गया 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 गया, कुछ मैक्सिमम ऊंचाई तक गया होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता वो, और उसके बाद वापस से जाके ये जमीन पर टकराएगा। तो आपसे कुछ पूछा गया है, आपको बताना है सबसे पहला बात, कि सबसे पहला बात आपसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, यही पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम बॉल कितना ऊंचा जा सकता है, मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा ये पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि लेट से कि यहां से यहां तक ये जो गया है, ये डिस्टेंस हमारा h है, ठीक, ये डिस्टेंस हमारा h है, देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या, ये डिस्टेंस हमारा h है, यहां से यहां जो गया है इसका डिस्टेंस कितना है h, ठीक। अच्छा, और यही हमारा मैक्सिमम हाइट है कि आप देख रहे हैं इससे ऊपर नहीं गया, इसका मतलब यही हमारा मैक्सिमम हाइट है। क्लियर है, हमको यही h को सॉल्व करके निकालना है, कहने का मतलब हमको h सॉल्व करके निकालना है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा, धैर्य रखिए आप, समझिए। अब छोटा मोटा बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, पहला बात क्या कि इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, सर ये भी सोचने वाली बात है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ भी नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन बॉल के पास, तो आप बोल रहे हैं सर हर सिचुएशन में जो ग्रेविटी है उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो एट एनी मोमेंट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, ग्रेविटी जी से जी से जी से नीचे की तरफ खींच रहा होगा ऑब्जेक्ट को। क्लियर है बात। अच्छा,
चूंकि आपके पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाइट, डिस्प्लेसमेंट सब इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरा डायरेक्शन निगेटिव। तो हम मान लिए अपने तरफ से कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव। आप उल्टा भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने मन से मान लिए कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव। ठीक, अच्छा, मैक्सिमम हाइट अटेन करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को आज के बाद आप दिमाग में सेट कर लीजिए। शायद हो सकता है कुछ बच्चा 9th में पढ़े होंगे तो उसको पता होगा, जिसको नहीं पता हम उसके लिए बता लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, इसके पीछे का एक लॉजिक लगता है कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम हाइट इतना आ सकता है, इसका मतलब यहां के बाद इसके पास ऊपर वाला वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये ऊपर वाला वेलोसिटी होगा इसके पास ऊपर वाला वेलोसिटी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे और ऊपर जाएगा ये, तो मैक्सिमम हाइट हुआ कहां? तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो यहां से यहां तक का जर्नी में, हम पहला पार्ट का जर्नी का बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक का जर्नी में आपके पास जो ऊपर है एकदम टॉप पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पर, आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि एट मैक्सिमम हाइट हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा क्या, कि एट मैक्सिमम हाइट हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। दैट्स इट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे छोटा मोटा बात पूछते हैं, u कितना है सर? u है प्लस u, ओहो भी कर दिया। u कितना है सर? प्लस का u। प्लस का u क्यों सर? ऊपर की तरफ है u, बढ़िया, और ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लिए, इसका मतलब प्लस का u। चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप बोलिएगा सर माइनस का g। क्यों माइनस का जी? काहे कि एक्सेलरेशन हर मोमेंट में नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ का डायरेक्शन को हम क्या लिए? निगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम आपसे बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का h, और हमको प्लस का ha निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया कौन सा इक्वेशन होगा? आपको v पता है, s पता है, a पता है, u पता है, टाइम का लेना देना नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़ते हैं। चलिए देखिएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। आई होप की बात समझ आएगा। v 0, 0 का स्क्वायर, बढ़िया, u है तो u का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का g, तो माइनस का g, s डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस का h, तो सिंपली h लिख दिए। क्लियर है? u स्क्वायर को इधर लेकर आए तो ये हो गया माइनस का u स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2gh, h माइनस प्लस कट गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया? u स्क्वायर बाय 2g। तो सबसे पहला बात हमको समझ में आया है कि बॉडी जो है हमारा वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा? u स्क्वायर बाय 2g। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो पहला बात आपको समझ रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम u स्क्वायर बाय 2g हाइट अटेन करेगा। सिंपल शब्द में इस पूरा बात का एक बात क्या, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, या किसी भी बॉल को, या किसी भी बॉडी को अगर हम u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g अटेन करेगा। अब हम अगला जब सवाल वगैरह करेंगे तो इस सब बात का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर वहां आप मत बोलिएगा सर ये बात कैसे आया। क्लियर है बात? मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा कितना? u स्क्वायर बाय 2g, मतलब कितना ऊपर जाएगा सर? u स्क्वायर बाय 2g ऊपर जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं टाइम ऑफ एसेंट का पहले बात करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट हम इसको शॉर्ट में TA से लिख रहे हैं। टाइम ऑफ एसेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं आपके लिए लिख दूं, टाइम ऑफ एसेंट का सिंपल सा मतलब होता है ऊपर जाने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने मतलब वो भगवान के पास वाला नहीं है, ऊपर जाने मतलब इस बॉल का यहां से यहां तक आने में, इस बॉल को यहां से यहां तक आने में जो कितना समय लगा वही आपको निकालना है। क्लियर है? आपको सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। टाइम ऑफ एसेंट वर्ड का मतलब होता है ऊपर जाना। फिर जाके आगे देखेंगे टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का समय। काहे कि इस सिचुएशन में तो आपका बॉल ऊपर गया है मैक्सिमम हाइट तक, और उसके बाद वापस से बॉल आपका ग्राउंड पर नीचे भी आया। तो हम बस अभी ये इंटरेस्टेड है निकालने में कि ऊपर जाने में कितना समय लगा है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, निकालते हैं। आप बताइए हमको कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना बढ़िया रहेगा? सर u पता है, एक्सेलरेशन पता है, TA हमको निकालना ही है टाइम,
और भी पता है कि ऊपर जाने का समय मतलब मैक्सिमम हाइट पर जाके ये फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। बस वही इक्वेशन लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिएगा v बराबर u प्लस का a इंटू टी। v कितना सर, मैक्सिमम हाइट पे 0 आ गया 0। u कितना प्लस का u। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना सर, माइनस का g। और टाइम कितना है, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम पूछ रहे तो इसका मतलब सिंपली ta। ठीक, अच्छा, माइनस का u बराबर माइनस का g इंटू का ta। ठीक, b से ही कट गया तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया u/g। इसका मतलब अगर कल के दिन आपसे कोई बंदा पूछ दे, कोई आदमी आपसे पूछ दे क्या कि ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, तो ऊपर जाने में जो ऑब्जेक्ट को समय लगा है वो लगा है u/g। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अभी तक दो बात समझे। पहला बात क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम v वेलोसिटी से फेंकते हैं, u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, u²/2g, खत्म बात। दूसरा कि उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, या सिंपली टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, तो u/g। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे फिर जाकर दूसरा कुछ को हम इंप्लीमेंट करेंगे। हम 2 मिनट का समय देते हैं आपको, मुश्किल से 20 मिनट, सेकेंड का आप ट्राई कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट करें। हम इसको मिटा रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट बस इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमम हाइट तो आप समझ गए। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई पूछ देता आपसे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तब कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब आपसे पूछा जा रहा है, ये दूसरा बात था बाबू। अब आपसे पूछा जा रहा है तीसरा बात क्या, कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मेरा बच्चा जान गया सर, पूरा जर्नी का टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है, पूरा जर्नी का समय। गया 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 गया, मैक्सिमम हाइट अटेन किया, आया 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 और नीचे जमीन पर आ गया। जमीन पर से चला था और जमीन पर से चला था और जमीन पर ही आ जाना इज नॉन एज पूरा का पूरा कंप्लीट जर्नी। और पूरा का पूरा कंप्लीट जर्नी में कितना समय लगा इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? करते हैं आराम से, देखिएगा आप क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे सर, h पता है, u पता है, सब पता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। देखिएगा हम क्या लिख सकते, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s बराबर ut प्लस का हाफ at²। क्लियर है? अच्छा, s कितना होगा सर, चले थे यहां से और वापस से यहीं पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए। बस दिखाने के लिए आपको हम ऐसे से बना दिए, जैसे जाएगा वैसे ही तो गिरेगा ना। ये तो बस दिखाने के लिए आपको हम अलग से बना दिए कि यहां पर गिरा, ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। तो जैसे गए और वापस से, मतलब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह है टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, u हमको नहीं पता है, u है। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t, ठीक, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -a इंटू का t²। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस का ut बराबर माइनस का हाफ at²। ठीक, अगर आप अच्छा से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस गया और t बराबर क्या आ जाएगा, 2u/a। a मतलब g, ये जो a है बाबू, ए नहीं है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर जी। तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो आ गया u/g। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर देखिए, इसमें एक बार t बराबर 0 भी आएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक फैक्टर t बराबर 0 भी आएगा, और t बराबर 0 में बेचारा यही ग्राउंडे पर था, उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टोटल जाके आने में कितना समय लगा है, 2u/g। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, एक आखिरी बात, आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। इसको आप लिख लिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा, अगर आपसे हम कल के दिन पूछ दे, इसमें ये तो दूसरा बात था ना, अगर कल के दिन हम आपसे पूछ दिए टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए, टाइम ऑफ एसेंट तो आपको सिखाए हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट देखिएगा, चौथा पॉइंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, या हम इसको सिंपली t स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक,
टी स्मॉल डी से। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम था वो, अब ये है नीचे आने का टाइम। ठीक, क्लियर है? कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक, क्लियर है? अच्छा, टाइम ऑफ जर्नी में क्या है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, कुछ गया है और कुछ आया है। अगर हम आपसे सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का बात पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट में जाने का भी समय है और टाइम ऑफ फ्लाइट में आने का भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब इतना कुछ निकाल ले तो इसके लिए कहा है बार बार कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, है ना। हम बोले टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या क्या इन्वॉल्व है। आप बोलिएगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट में एक बार गए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर आया है फिर जाके जमीन पर आ गया। तो जब आप मैक्सिमम हाइट पर आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, टाइम ऑफ असेंट। जब आप मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का समय। तो हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जोड़ के ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। तो बोले ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट अपना टी बराबर टाइम ऑफ असेंट प्लस का टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए यहां से यहां तक जाने में टाइम ऑफ असेंट, यहां से यहां तक जाने में टाइम ऑफ असेंट, और ऊपर से नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों जोड़ के ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है, टोटल जर्नी का टाइम। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अभी निकाले हैं 2u/g। टाइम ऑफ असेंट थोड़ा देर पहले निकाले थे, u/g प्लस का टाइम ऑफ डिसेंट। तो u/g में 2u/g घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे सर टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा 2u/g माइनस का u/g, इट कम्स आउट टू बी u/g। आहा, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या, अब जो लाइन हम बोल रहे हैं उस लाइन को समझिएगा। टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आ गया, u/g। टाइम ऑफ असेंट देखिएगा अपना नोट्स में, वो भी u/g आया। इसका मतलब ये हो गया, प्लीज सुनिएगा इस बात को, इसका मतलब ये हो गया कि बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। समझ गए? इस एप्लीकेशंस पे अच्छा सवाल बनता है। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझिएगा बात को, जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही समय बॉल को नीचे आने में लगेगा, इस तरह के सिचुएशन में। क्लियर है? अगर आप किसी भी बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी से तो टोटल ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, 2u/g। जाने में कितना समय लगेगा, u/g। ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, u/g। और पूरा बात को अगर हम ओवरऑल लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जितना देर बॉल को ऊपर जाने में समय लगेगा, जो कि आया था टाइम ऑफ असेंट, कितना आया था, u/g, उतना ही समय बॉल को नीचे आने में लगेगा, जो कि आया था टाइम ऑफ डिसेंट, और वो कितना आया था, u/g। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को समझे हैं क्या, कि जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही समय बॉल को नीचे आने में लगेगा, और आपके सामने कर भी दिए प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक आखिरी केस बच गया, उसके बाद हम लोग लेक्चर को समाप्त कर देंगे। प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए, आखिरी केस हमारे पास है, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस आ गया हमारे पास। क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बॉल when it strikes the ground, आपको बॉल का वेलोसिटी बताना है जब वो ग्राउंड पे धक्का मार देगा, टकरा जाएगा। कहने का मतलब बॉल गया मैक्सिमम हाइट, फिर आया और धक्का मारा। तो ई वेलोसिटी निकालना है, v डैश। ठीक, बॉल गया और आके वापस से जमीन पर टकराया, तो वो वेलोसिटी निकालना है जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। कहने का सिंपल सा मतलब है, इस सिचुएशन में आपको v डैश निकालना है। ठीक, तो आपको सब कुछ पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और पूरा जाके आने में समय जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पता है। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v = u प्लस का a × t। चलिए, सिचुएशन के मुताबिक आप वैल्यू पुट करते हैं। v नहीं है, v क्या है, v डैश फाइनल वेलोसिटी, यहाँ टकराने का हम बात कर रहे हैं तो v डैश लिखते हैं। v डैश बराबर u कितना है सर, u तो u ही है जिससे चला था, तो u प्लस का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है तो क्या है, माइनस का g। t कितना है सर, t नहीं है, t है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। क्लियर है बात, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कैपिटल T। क्यों, जाके आना मतलब पूरा का जर्नी, और पूरा का जर्नी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। खत्म, आगे बढ़ते हैं। v डैश बराबर u माइनस का g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u/g
ठीक है, g से g गया, ये आ गया u माइनस का 2u, इट कम्स आउट टू बी माइनस का u। इसका मतलब v डैश क्या आ गया, माइनस का u। और फिर से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या है, माइनस क्या बता रहा, पहले आप ये बताओ। माइनस का सिंपल सा मतलब है नीचे डायरेक्शन में है, और आप देख भी रहे हो यहाँ पर हम माइनस मान के चले नीचे की तरफ। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी फाइनली नीचे की तरफ पर होना भी चाहिए। सब जमीन पर मार रहा है तो नीचे की तरफ है, तो माइनस तो नीचे का डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, अच्छा, मेन कंक्लूजन क्या है, इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था, एग्जैक्ट उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जमीन पर टकराएगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। फेंकने का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, गिरने का, टकराने का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इतना फर्क है डायरेक्शन में। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था ऊपर की तरफ, मतलब u, एग्जैक्ट उसी वेलोसिटी से वापस जो है जमीन पर ऑब्जेक्ट मेरा टकराएगा। डेट कम्स आउट टू बी माइनस का u। बस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है कि आप फेंके थे तो ऊपर गया था, टकरा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, बस। लेकिन हम क्या लाइन बोल रहे हैं, उस लाइन को आप समझिएगा ध्यान से कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया था, मतलब u बराबर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, उसी सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारा जमीन पर टकराएगा। ठीक, तो सेकंड केस को हम सम अप कर देते हैं। हम क्या पढ़े आपके लिए, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला सिचुएशन पढ़े कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा बॉडी जब हम u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो हम पढ़े u²/2g आता है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करके। उसके बाद पढ़े कि कितना समय लगेगा ऊपर जाने में, मतलब टाइम ऑफ एसेंट, तो हम बोले u/g आता है, बढ़िया बात है। उसके बाद हम पता किए कि टोटल टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो हम बोले 2u/g, बढ़िया बात है। उसके बाद हम बोले टाइम ऑफ डिसेंट, जब ऑब्जेक्ट ऊपर चल गया है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, तो वहां से नीचे आने में कितना समय लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर टाइम ऑफ डिसेंट, और वो आता है कितना, जितना जाने का समय है उतना आने का समय है u/g। मतलब उससे हमको एक बात समझ में आया कि सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इस सिचुएशन में बराबर होगा, मतलब जितना देर ऊपर जाने में लगेगा उतना ही देर नीचे आने में लगेगा, खत्म बात। आखिरी पॉइंट पर है कि किस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट जमीन पर टकराएगा, तो हम बोले एग्जैक्टली वही वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट जमीन पर टकराएगा जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया होगा, बस शर्त यह है कि उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। कहने का मतलब अगर हम 15 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंके हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जो है जमीन पर टकराएगा किससे, 15 का ही स्पीड से टकराएगा। बात समझ में आ गया, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, जो आपके सामने हम प्रूफ कर दिए। उसी सेम वेलोसिटी से टकरा रहा है, माइनस का u, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। ठीक, तो ये सब छोटा मोटा बात था जो आपको इक्वेशंस मोशन बोल रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलो या फिर फ्री फॉल में हमको पढ़ना था। थ्योरी का काम निपट चुका है। अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू। नोट कर लीजिएगा जिनसे नहीं हुआ ये सब चीज़।